हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 8 फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट वीडियो। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फिजिक्स को खत्म कर देंगे। यही हमारे पास एक ही टॉपिक बचा था जो हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, गामा तरंग के बारे में, ठीक है। एक्स तरंग के बारे में, परावैगनी तरंग के बारे में, और दृश्य तरंग के बारे में, अवरक्त तरंग के बारे में, और माइक्रोवेव के बारे में, और रेडियो वेव के बारे में। इन सब तरंगों के, या इनको किरण भी कह सकते हो, इन सब तरंगों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले। और यहाँ से मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेगा। हर साल का आप मॉडल पेपर बोर्ड में जो क्वेश्चन हुए हैं आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो आइए सीधे बढ़ते हैं कि विद्युत स्पेक्ट्रम क्या है, समझते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा एजेंडा है मेरे भाई, विद्युत स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देखने वाले, ठीक है। चलिए, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं इसको थोड़ा और नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम शब्द का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज गूंजती है, वर्णक्रम, प्रकाश का वर्णक्रम। हम इसी तरह से तो पढ़े हैं भाई, जहाँ स्पेक्ट्रम शब्द का यूज किया जाता है वहां पे कई तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आइए मेरे भाई जो है समझते हैं हम लोग कि पहले क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम क्या है। देखो स्पेक्ट्रम क्या है समझेंगे। देखो विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली, यहाँ पे कई जो भी तरंग अभी मैं बता रहा था वो विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली होती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा गया है, ठीक है। परंतु इन तरंगों का जो गुण है वो अलग अलग होता है। इन्हीं को हम, इस क्रम को ही हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अपन लोग लिख देते हैं कि विभिन्न विभिन्न तरंग विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा गया है, ठीक है। परंतु इन तरंगों का गुण, परंतु इन तरंगों का गुण अलग 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 होता है। यानी हर तरंग का जो गुण है वो क्या है, प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसी क्रम को, इस सॉरी इस क्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते
क्लियर? आई होप यू क्लियर। बहुत ही आसान चीजें हैं। तो भाई अब चीज आता है कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंग जो है हमारी, वो कितनी प्रकार की होती है। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जिसको हम लोग ईएम वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो एक्चुअली में मेरे भाई दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? दो प्रकार की। देखिए कलर, देखो ये कितनी होती हैं? दो प्रकार की। यार चल जा, अब चले। कितनी होती हैं? दो प्रकार। ठीक है, एक का नाम है दृश्य तरंगे, विजुअल, विजुअल ऐसी तरंगे या ऐसी किरण जिसे हम देख पाते हैं, यानी जिसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश। भाई तरंगे हमारी दो ही प्रकार की हैं। कुछ ऐसी तरंगे हैं जिनको हम देख पाते हैं, जिनके रंग को देख पाते हैं उनके तरंग दैर्ध्य के कारण, लेकिन कुछ ऐसी तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य को हम नहीं देख पाते, तो उसका नाम है अदृश्य, इनविजिबल। का नाम है इनविजिबल तरंगे, यानी अदृश्य, अदृश्य तरंगे। दो प्रकार की तरंगे होंगी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कौन कौन सी? एक दृश्य तरंगे और एक अदृश्य तरंगे। ठीक है, ये इसकी बात हुई। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब मैंने कहा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो भाई हमारी 7 प्रकार की मिलेंगी। वो किस क्रम में रखी हैं? तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखी हैं। तो हम कहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए करेंगे। अभी अभी आपको पता चलेगा कि अदृश्य तरंगे कौन कौन सी है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, बढ़ती तरंग दैर्ध्य, बढ़ती तरंग दैर्ध्य तथा घटती आवृत्ति। भाई तरंग आवृत्ति के विद्युत क्रमानुपाती होता है। बढ़ती तरंग दैर्ध्य तथा घटती आवृत्ति, आवृत्ति के क्रम में, के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंग का संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त वर्णन। आइए देखिए समझिए, हम संक्षिप्त में इसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो देखे ना भाई, बहुत ही काम की चीज आपको बताने वाला, बहुत बहुत काम की चीज। अब यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होगी, यहीं से आपके हो सके तो जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम का बन जाएगा, और यहीं से आप 1-2 नंबर जो मिलना होगा वो यहीं से मिल जाएगा। बाकी हम चीजें जो क्रम आने वाला है उसको भी बताएंगे। तो बढ़ती तरंग दैर्ध्य तथा घटती आवृत्ति, तो भाई हम कैसे तरंगों के क्रम को याद रखेंगे? तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप ट्रिक से याद रखेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक से। ट्रिक क्या है, ध्यान देना कि भाई जो तरंगे हैं वो बढ़ती तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखना है। तो ट्रिक क्या है, तरंग क्या है, सॉरी सॉरी, जो ट्रिक है हमारी है गाड़ी एक्स यू वी। आपने देखा होगा गाड़ी आती है एक्स यू वी, फोर व्हीलर जो होता है एक्स यू वी, गाड़ी। तो हमने कहा गाड़ी एक्स यू वी, फिर मैं कह रहा हूं इन, इन माई, माई रेंज। यही से हम क्या करेंगे, सारे तरंगों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। देखो आप अंडरलाइन में कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, एक शब्द ये है, एक ये है, एक ये। आई को देखना, यहाँ यम को देखना, और यहाँ पे आर को, और यहाँ ये गाड़ी खुद पूरा है। तो गाड़ी का मतलब क्या होता है? गाड़ी का मतलब गामा रे। अच्छा, ये जो पहली तरंग है वो क्या है, गामा रे।
गामा रे कहो या गामा वे कहो, ठीक है, तरंग, तरंग कहो या किरण करो, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो, विकिरण कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोग, कहीं मैं तरंग लिख दिया या विकिरण लिख दिया तो देखो मेरे भाई, गाड़ी का मतलब यहाँ गामा किरण है, क्या है, गामा किरण या गामा तरंगे। अब ये बढ़ती आवृत्ति, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ओ सॉरी, तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी और आवृत्ति घटती जाएगी। तो गाड़ी होगी, गाड़ी मतलब गामा किरण, एक्स मतलब एक्स रे यानी कि एक्स किरणें यानी एक्स तरंगे, एक्स तरंगे या एक्स किरणें आप बोल सकते हैं ये। फिर हमारी क्या है, अब देखो यू, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट होता है यानी परावैगनी, क्या होता है, परा सॉरी परावैगनी तरंगे। फिर देखो फिर क्या है, वी है, क्या है, वी, वी मतलब विजुअल, विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, मतलब ऐसी तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, इस तरंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कौन सी, इन, इन का मतलब यहाँ मेरे भाई है आई, यानी इंफ्रारेड होता है, इन का मतलब इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड को हिंदी में कहते हैं अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें या तरंगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आती है माई, माई का मतलब होता है मेरे भाई एम, पहला शब्द देखना है, इसका मतलब होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंगे, इसको सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, इसको सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, लघु रेडियो तरंगे भी कहते हैं। तो तीन नाम इसका है, माइक्रो तरंगे, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि मेरी सारी तरंगे एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाए, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये थोड़ा सा इसको मैं विजुलाइज करके थोड़ा छोटा, ठीक है, ताकि हमारी आ जाए। अब लास्ट वाली जो तरंग है हमारी, लास्ट में जो हमारी तरंग है उसको बोलते हैं, जैसे आर है, आर का मतलब है रेडियो तरंगे, इसको दीर्घ रेडियो तरंगे भी कहते हैं, दीर्घ रेडियो, तो ये हमारी क्या है, तरंगों का क्या है, क्रम है, ये हमारी तरंगों का क्या है, क्रम है। तो अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही काम की चीज आप बताने वाला हूं। गामा तरंगे, यक्स तरंगे, परावैगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, इन सब तरंगों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना भी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां से बनेगा, इन तरंगों की परास क्या है, मतलब कि इन तरंगों की तरंग परास क्या है, इन तरंगों की आवृत्ति क्या है, इन तरंगों की खोज किसने की, इन तरंग ये तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये तरंगों का उपयोग क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और हर एक तरंग को अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सीधे बढ़ते हैं तरंग के बारे में, इन सब तरंगों को हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज मेरे भाई याद रखना, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान से देख पा रहे तरंगों में, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, तरंग दैर्ध्य हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन आवृत्ति क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अभी देखो हम तरंग दैर्ध्य का परास और आवृत्ति का परास बताता जाऊंगा, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा आवृत्ति किस तरंग का होता है, सबसे ज्यादा आवृत्ति बोला जाए किस तरंग का होता है, या सबसे कम आवृत्ति किस तरंग की होती है, तो हम कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य देखो, रेडियो की जो रेडियो तरंगे हैं,
उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम। फिर यहाँ पे देखो गामा किरण की बात किया जाए तो गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो आइए हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक को। तो मेरे भाई देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पे सारी तरंगे या सारी किरण भी लिख दिया गया है, चाहे जो जैसे लिखो। अब आपको मैं क्या करूंगा, एक एक चीज बताते चलूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता। तो देखो ध्यान से समझिएगा भाई, हम कलम चलाते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे, ठीक है। देखो कौन सा कलर यूज ले लूं, अरे मैं ऐसा कलर लूं जो, हाँ चलो मैं कलर यूज कर ले रहा हूं पिंक। ठीक है, अब देखो जो गामा किरण है, गामा किरणों की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो है हेनरी बैकुरल। चल नहीं रहा, ओ माय गॉड, चल नहीं रहा, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। चल हो गया। तो गामा किरणों की जो खोजकर्ता का नाम जाता है वो है, वो कौन है आपको पता है, वो है आपके हेनरी बैकुरल। ठीक है, अब गामा तरंग की जो तरंग परास होती है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है भाई, हर बुक में थोड़ा बहुत आगे अंक भी देता है, पर पावर के रूप में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 7 तरंगे हैं, सातों तरंगों का याद करना है, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको। ठीक है, कुछ बुकों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तरंग परास क्या होती है, यानी कि देखो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य है, गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻11 मीटर। मतलब ये है जो तरंग है, तरंग की तरंग दैर्ध्य है क्या है, कम है। तरंग की क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है ना। तो देखो उसके बाद जो इसकी आवृत्ति है, देखो आवृत्ति बहुत हाई है, देखो आवृत्ति क्या है, हाई है। जबकि फिर आवृत्ति कितनी है, 10⁻23 हर्ट्ज से 10⁻18 जो 18 हर्ट्ज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तरंग के आगे बढ़ते जाएंगे उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। देखो अब देखो तरंग परास इतनी थी, अब तरंग परास बढ़ गई, अब तरंग परास 10⁻11 से 10⁻8 हो गई, मतलब माइनस में कम हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। अब देखो आवृत्ति क्या हुई, फिर से देखो आवृत्ति पहले 23 से 18 थी, अब 20 से क्या हो रही है, 10⁻16, यानी आवृत्ति अब धीरे को देखो धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, स्रोत, इन तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो भैया इन तरंगों को यानी गामा तरंगों को नाभ की संलयन या नाभ की विखंडन की जब अवक्रिया होती है, उस अवक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो कुछ ऊर्जा क्या है, गामा किरण के रूप में भी मुक्त होती है। क्लियर। और गामा किरण का उपयोग, जो गामा किरणों का जो उपयोग है कैंसर के इलाज में, जो कैंसर रोगी होते हैं उनके इलाज में हम लोग क्या करते हैं, गामा रेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कीटाणु जो होते हैं कोशिकाओं, उनको मारने के लिए, विषाणु को। अब यहाँ पे दूसरा उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए हम क्या करते हैं, गामा किरण का उपयोग करते हैं। मतलब अगर हमें कोई नाभ की विखंडन, नाभ की रिएक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, गामा रेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये गामा रेस के बारे में, इसका उपयोग क्या है। देखो 3 चीज तो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, एक तरंग पराश, और एक तरंग आवृत्ति, और एक उपयोग। अगर स्रोत खोज करता याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम, खोज तो बिल्कुल नहीं पूछता। अब आते हैं दूसरी किरण हमारे पास क्या है, जिसके खोज करते का नाम है रंजन। क्या नाम है, रंजन। और मैं इसकी तरंग दैर्ध्य और तरंग पराश आवृत्ति बता दिया हूं, क्योंकि घट रही है, मैंने बता दिया। इसका स्रोत क्या है, स्रोत यह है कि जो एक्सरे ट्यूब ट्यूब होती है हमारे पास, क्या होती है, अगर एक एक्सरे जो ट्यूब होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य धातु पर टकराने टकराने के लिए त्वरित करके हम क्या करते हैं कि एक्स किरणों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, स्रोत। अब क्या है कि गामा किरणों का उपयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं। तो पहली चीज, टूटी फूटी हड्डियों को पता लगाने में। टूटी फूटी अगर आपके शरीर की कुछ हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको हम लोग क्या, किस रेस से पता करते हैं, एक्सरे से।
कहते हैं ना एक्सरे करवा लो यार, कुछ जैसे कुछ टूट गया या फिर कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं दर्द है, तो कहते हैं ना एक्सरे करवा लो, तो वही का उपयोग करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में। देखो अब आप देखे होंगे एक चीज और, कि जब भी एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हड्डियां नजर आती है, मांस नहीं नजर आता। तो जो एक्सरे हैं इनकी जो भेदन क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि मांस को पार कर जाती है पर हड्डियों को पार नहीं कर पाती, इसीलिए जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें हड्डियों का चिन्ह बन जाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सीप, शीप मोती का पता लगाने पे आपने देखा होगा गंगा जी या समुद्र में, है ना, पानियों में सीप निकलता है, तो उसमें जो अगर मोती है तो मोती का पता कैसे चले कि ये मोती है, तो एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है। और बैग हो गया, सामान हो गया या पार्सल हो गया, उसके अंदर जो वस्तु रखी है उसका हम कैसे पता चले कि ये कौन सी चीजें हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आई होप यू क्लियर, तो ये सब चीजें आपको याद रखना। तो दो तरंगे हमने निपटा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगली तरंग है परावैगनी तरंगे। तो परावैगनी तरंग के जो खोजकर्ता का नाम है रिटर नाम के वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है, रिटर नाम के वैज्ञानिक। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 10 टू द पावर, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है। और फिर उसकी जो आवृत्ति है 10 टू द पावर 17 से 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे हर्ट्ज लिख सकते हो, 14 हर्ट्ज तक होती है। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तरंग दैर्ध्य आप देख पा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आवृत्ति है वो घटती जा रही है। अब दृश्य प्रकाश के जो खोजकर्ता के नाम है उसको श्रेय जाता है न्यूटन भाई को। किसको, न्यूटन साहब को। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी क्या है, जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है। अभी भी तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद जो इसकी आवृत्ति है, देखो आवृत्ति क्या होगी, 14 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज, मतलब इसकी जो आवृत्ति है 14 हर्ट्ज ही होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब ये दृश्य प्रकाश की जो तरंगे हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, सूर्य द्वारा। किसके द्वारा, सूर्य द्वारा। सूर्य तथा तारों के द्वारा, जो विद्युत बल्ब हैं इन सब से जो हमें प्रकाश मिलता है, यानी इन यही चीजें क्या है, दृश्य तरंगे, यानी ये सब क्या है, प्रकाश के तरंगों का क्या है, स्रोत है। आइए इसका देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग मेरे भाई सबको पता हो, इसका जो उपयोग है बहुत ही अच्छे से सबको पता है कि भैया हम क्या करते हैं, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, यानी देखने में ये हमारे के लिए क्या होती है, सहायक होती है। दूसरी चीज, घर में, सड़क में, दफ्तर में, है ना, ऑफिस में क्या करते हैं, ऑफिस आदि को रोशनी करने के लिए, मतलब ये सब चीजों पे क्या करते हैं, हम दृश्य तरंगों का यानी उजाला करने के लिए प्रयोग करते। आई होप यू क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास होगी 4 तरंगे। आप इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट लें, लिख लें, बढ़िया से समझ लें, सुन लें। अगली तरंगे हैं हमारी अवरक्त तरंगे, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इसकी जो खोज करता है वो विलियम्स हार्सले को जाता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर क्या हो गई, -3 मीटर तक। ठीक है। उसके बाद जिसकी आवृत्ति है 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर क्या है, 12। देखो आवृत्ति घट रही है और जो तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है, जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ रही है। अब देखो उसके बाद इन तरंगों का स्रोत क्या है, परमाणुओं तथा अणुओं के बीच जो कंपन होता है उस कंपन से अवरक्त किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इन अवरक्त किरणों का उपयोग बहुत ही गजब गजब का है। पहला, हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो टीवी से आप देखते हो ना, हम लोग रिमोट लिए रहते हैं, रिमोट कंट्रोल करते हैं, रिमोट से हम चैनल चेंज कर देते हैं, ये लगाओ गाना लगा दो कोई अच्छा सा, कोई मूवी लगा दो, कोई मैच लगा दो भाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिमोट कंट्रोल, यानी रिमोट से कंट्रोल करते हैं इसको, टीवी को। तो मतलब उसमें क्या होती है, अवरक्त वेव, क्या होती है, अवरक्त तरंगे होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरा उपयोग, उपग्रह तथा मौसम का अध्ययन में, यानी उपग्रहों के बारे में, मौसम के पूर्वानुमान लगाते हैं कि
आज बारिश होगी, या उपग्रह कौन सा उपग्रह किस कक्षा में है, कैसा घूम रहा है, वो जो हमारी सूचना देती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अवरक्त तरंगों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी इसको अध्ययन में हम लोग लेते हैं। और दूसरी चीज, कोहरे व धुंध में, यानी कोहरे से बचने के लिए जब धुंध हो जाए, नहीं दिख रहा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अवरक्त तरंगों का यूज करके उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अवरक्त तरंगे। अब देखो फिर से देखो, तरंग और बढ़ेगी। अब तरंग जो इसके खोज करता है, क्या है इसके खोज करता, माइक्रोवेव इसको बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, इसकी खोजकर्ता का नाम है मेरे भाई हेनरी हर्टस। क्या नाम है, हेनरी हर्टस। अब इसकी तरंग दैर्ध्य देखो, इसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻³ से, यहाँ से देखो, यहाँ पहले था ना 10⁻³ से 10 के पावर कितना हो गया, -1 मीटर तक, और तरंग दैर्ध्य बढ़ गई है। लेकिन आवृत्ति देखो इसकी 10⁻12 से 10⁻, क्या हो रही है, 9, यानी आवृत्ति घटती जा रही। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तरंगों के क्रम में, वैसे वैसे मेरे भाई तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, और आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है भाई, बैठ रही है। ठीक है, और इसका जो स्रोत है ना, इसका जो स्रोत है, ये वैक्यूम ट्यूब के द्वारा क्या होती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। ये तरंगे क्या आती हैं, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा क्या करते हैं, उत्पन्न की जाती हैं। इन तरंगों का खासकर उपयोग देखो, स्रोत पर और खोजकर्ता पर हमें उतना ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, हमें ध्यान देना है कहाँ पर, उपयोग पर, तरंग पराश पर और आवृत्ति पर। क्या इतनी बात आपको क्लियर रहेगी, अरे बोलते नहीं हो, हाँ, अरे बोलो हाँ। चलो, तो पहला जो उपयोग है, भोजन को गर्म करने या उसको पकाने में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे इंडक्शन वगैरह होता है ना, ये सब क्या करते हैं, क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं या गर्म करते हैं, तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वाहनों की चाल का मान ज्ञात करने में, अगर कोई वाहन है उसकी चाल ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, अगली चीज है, मांसपेशियों के दर्द का उपचार में, अगर तुम्हारे कोई मांसपेशियों में दर्द है, तो उसका उपचार करने के लिए हम लोग मेरे भाई माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, लघु रेडियो तरंगों का क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। एक तरंग हमारी और बची है, वो है क्या, आपकी स्क्रीन पर है क्या, दीर्घ रेडियो तरंगे। क्या है, दीर्घ रेडियो तरंगे। इस तरंग की खोजकर्ता का नाम क्या है, मार्कोनी। क्या नाम है, मार्कोनी। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻+7 मीटर। देखो, तरंग दैर्ध्य माइनस से चली थी, कहां तक आ गई, प्लस में, यानी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम हो गई। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा, और इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम। तो आवृत्ति देखो 10⁻9 से कितनी आ गई, 10⁻1, यानी 10 तक आवृत्ति क्या हुई, घट कर आ गई। पहले कितनी थी, 10⁻23 से हम लोग चले थे। अब इन तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो दोलन परिपथ के द्वारा, दोलन सर्किट के द्वारा, ऑसिलेशन सर्किट के द्वारा हम क्या करते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो हमें स्रोत अगर आता है तो दोलन परिपथ लिख देना है, और हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोलन सर्किट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेव्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। किस, कौन सी वेव्स को, रेडियो वेव्स को। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग क्या करना है, उपयोग, उपयोग में मेरे भाई क्या है, सबको पता है, रेडियो प्रसारण में, जैसे आपने सुना हो, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ या प्रयागराज से, तो हमारे यहाँ क्या चलता है, 93.5 रेड एफएम, 93.5 रेड एफएम, और फिर एक है 92.7 वेग एफएम, और बजाते रहते हैं। तो उन सब का जो प्रसारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, रेडियो तरंगों का, दीर्घ रेडियो तरंगों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी काफी एरिया में इसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, तब जो है जहां तक का ये एरिया, एक एरिया होता है, वहां तक स्टेशन आराम से पकड़ता है, वहां तक चलता है। फिर दूसरा, टेलीविजन, टेलीविजन के प्रसारण में, टीवी वगैरह जो होता है, उन सब का प्रसारण अगर हो रहा है, तो देखो ये किसके द्वारा करते हैं, रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, उन तरंगों की जो आवृत्ति है आपकी टीवी की जो फ्रिक्वेंसी, उससे मैचिंग होती है, तब जाके प्रसारण होता है। तीसरी चीज, इंटरनेट डाटा का आदान प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, है ना? भैया डाटा दे दे, है ना? कहते हो ना, यार हमारा डाटा चुक गया है। तो जो डाटाओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसमें हम लोग मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगों का। ठीक है, आई होप मेरे भाई ये क्लियर है, और मेरी तरफ से ये चैप्टर हुआ है खत्म। लेकिन अब इन सब बातों को ध्यान से देखें, सुने और याद कर लें, बहुत जरूरी है मेरे भाई। मैंने ये क्रम आपके स्क्रीन पर लिख दिया है, गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज। ये ट्रिक से आप तरंगों का क्रम मेरे भाई याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आई होप यू आर क्लियर, कि हर टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, आपको मजा आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स तैयार जो है शुरुआत करूंगा चैप्टर नंबर 11 से, वहां से आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना है। बाकी तैयारी करते रहो, कोई समस्या आती है या कोई आपका कोई अलग सा टॉपिक छूट रहा है ना, कि सर मुझे ये चीजें नहीं क्लियर हो रही, तो आप कमेंट किया करो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तो मैं उस पर अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आप मेरे भाई जब आप कमेंट करोगे, है ना, तो आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चा कह रहा है कि मुझे ये पढ़ना है सर। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों को मोटिवेशन आ जाता है, तो वो चीजें हम लोग पहले को करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ते रहो और पढ़ाते भी रहो। थैंक यू।